Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We are going to continue with chapter number 18 of our spectrum, that is Simon Commission and Nehru Report. I told you that we will continue with Dr. Ambedkar and Simon Commission. So first of all, we should know that Dr. Ambedkar was appointed by Bombay Legislative Council to work with Simon Commission. तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी क्या वहाँ पे डिमांड्स रखी, what was his ideology, and what he thought could make India a better country and better society. सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उनकी फर्स्ट डिमांड थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल अलाइक. तो बेसिस ऑफ जो वोटिंग है वो बोथ मेन और वुमेन को सेम होनी चाहिए, सेम बेसिस पे उनको वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए, राइट. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उन्होंने मांगा. आपको मतलब पता है, आई डोंट थिंक आई हैव टू एक्सप्लेन दिस टू यू. डायरकी उन्होंने मांगा एट सेंटर. ठीक है. तो दूसरी बात यह है कि बहिष्कृता हितकारिणी सभा जो है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे थे डॉक्टर अम्बेडकर, राइट. उनकी तरफ से जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए डिमांड्स थी वो सबमिट की थी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने. ठीक है. उनका ये मानना था कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं और जो हिंदू कम्युनिटी है उसमें कोई लिंक नहीं है, उनका ये मानना था, राइट. और उन्होंने ये स्टेट किया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को अलग से एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी की तरह स्टेटस मिले और उनको उतनी डिस्टिंक्ट तरीके से ट्रीट किया जाए. उन्होंने ये बोला कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको फार ग्रेटर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है देन एनी अदर माइनॉरिटी इन ब्रिटिश इंडिया. मतलब वो डिप्रेस क्लासेस की कंडीशन बता रहे थे कि क्या एक्चुअल कंडीशन है डिप्रेस क्लासेस की. और उनका ये मानना था कि जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन है उन्हें सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी आप एजुकेशनल बैकवर्डनेस देख लीजिए या फिर इकोनॉमिकली उनकी जो कंडीशंस है या सोशल इंस्लेवमेंट, करेक्ट है, राइट, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा, राइट. तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना, उनकी जो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था. ठीक है. ऑल्सो उन्होंने बोला कि उनको उतना ही आप प्रोटेक्शन और रिप्रेजेंटेशन दीजिए, सेम बेसिस पे दीजिए जैसे आप मोहम्मदन माइनॉरिटी को दे रहे हैं, राइट. तो दिस वॉज हिज डिमांड. ऑल्सो ही डिमांडेड फॉर रिजर्व सीट्स फॉर डिप्रेस क्लासेस, राइट. अगर आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देने वाले हैं तो आप डिप्रेस्ड क्लासेस को आप रिजर्व सीट्स दीजिए, राइट. और दूसरी बात है कि अगर आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं देने वाले हैं तो आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स दीजिए डिप्रेस्ड क्लासेस को. तो अगर आप यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देने वाले हैं तो आप रिजर्व सीट्स दीजिए, और अगर आप नहीं देने वाले हैं यूएएफ तो फिर आप ऑब्वियसली उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए. तो ये डिमांड थी डॉक्टर अंबेडकर की. ठीक है. ऑल्सो एजुकेशन ऑफ डिप्रेस क्लासेस, एंट्री इनटू पब्लिक सर्विसेज, इन सब के लिए उन्होंने बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए भी कुछ कुछ चीज़ें करनी चाहिए. मेन जो है आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो एक्चुअली में ये याद रखना है कि ये जो बात उन्होंने बोली कि रिजर्व सीट्स इफ यूएएफ was granted and a campaign for separate electorate if UAF was not granted. So this is very important. This was a very important demand of Ambedkar ji, right. आप देखेंगे कि आगे चल के जो ये एक डेड लेटर बन गया, जो साइमन का कमीशन है उन्होंने ग्रांट किया रिजर्व सीट्स टू डिप्रेस क्लासेस. बट ये कंडीशन थी कि जो इलेक्शन के लिए लड़ रहे थे वो एक्चुअली गवर्नर जिनको एंडोर्स कर रहे थे वो लड़ रहे थे. तो अगर आप बोलेंगे रियल पावर क्या डिप्रेस्ड क्लासेस के पास गई, नहीं, वो कुछ चुनिंदा लोग हैं जिनको एंडोर्स कर रहे थे गवर्नर, उनको रिजर्व सीट्स मिल रही थी. तो एक्चुअली अंबेडकर जी जो है उनको ये ही वॉज डिसप्लीज्ड बाय दिस. एंड ऑल्सो जो ये रिपोर्ट है साइमन कमीशन की, एक डेड लेटर प्रूव हुई थी. इट वॉज नॉट समथिंग दैट एक्चुअली सॉ सक्सेस एज सच. तो नाउ वील मूव ऑन, आगे देखते हैं क्या हुआ. ठीक है. इम्पैक्ट क्या था अपॉइंटमेंट का ऑफ साइमन कमीशन ऑन पीपल. सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रेडिकल फोर्सेस हैं उनको किस तरीके का स्टिमुलस मिल रहा है.
कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही नहीं बट मेजर सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की मांग कर रहे हैं अब ये रेडिकल फोर्सेस सोशलिस्ट लाइंस पे। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जब साइमन कमीशन अनाउंस हुआ था, इस वक्त कांग्रेस के पास कोई एक्टिव प्रोग्राम नहीं था हाथ में। ये उनको एक आप बोल सकते हैं स्टिमुलस मिल गया, एक रीजन मिल गया अपने पॉलिटिकल कैंपेन को एक्टिव करने का थ्रू एंटी साइमन कैंपेन्स, राइट। दूसरी बात यह है कि जो चैलेंज लॉर्ड बर्किनहेड ने किया था, मैंने आपको बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, कंजर्वेटिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बर्किनहेड, और उन्होंने चैलेंज किया था इंडियन पॉलिटिशियंस को कि आप एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए जिस पे सब लोग अग्री कर रहे हो, सारे पॉलिटिकल सेक्शंस अग्री कर रहे हो, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पे चैलेंज मिल रहा है। तो इंडियंस ने, आप देखेंगे कि इस वक्त बहुत सारे लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और अभी हम आगे चल के देखेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ पर कोशिश हुई है, राइट। अब हम देखेंगे कि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी वो 2 वॉल्यूम्स में आई थी 1930 मई में, ओके। इट प्रपोज्ड अबॉलिशन ऑफ डायरार्की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहते थे इन द प्रोविंसेस विथ ऑटोनॉमी। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का अगर आपको मतलब नहीं पता है, सर्च नहीं पता है, पॉलिटी में हम पढ़ेंगे, बट प्लीज ट्राई एंड सर्च अबॉलिशन ऑफ डायरार्की। अगर आपने इसके पहले मेरा एक्ट ऑफ 1919 देखा है तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि डायरार्की कहाँ आई थी, सेंटर में थी कि स्टेट में थी, आप मुझे बताओ और आप उसको रिवाइज करो। उसकी अबॉलिशन की यहाँ पे बात हो रही है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है इन प्रोविंसेस, और ऑटोनॉमी देने की बात हो रही है एट सम लेवल ये प्रोविंसेस को, राइट। दूसरी बात है कि डिस्क्रिशनरी पावर्स देने की बात हो रही है गवर्नर को इंटरनल सिक्योरिटी के मैटर में और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स के मैटर में। डिस्क्रिशनरी पावर्स टू द गवर्नर, इट्स नो शॉक, दिस शुड नॉट सरप्राइज यू। डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर और गवर्नर जनरल के पास ऑलमोस्ट सारे एक्ट्स में दी गई है, और यही एंडोर्स भी किया गया है बाय ऑल रिपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिशर्स। तो डिस्क्रिशनरी पावर्स टू गवर्नर इन मैटर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, अबॉलिशन ऑफ डायरार्की, जीओआई एक्ट को आप एक बार देखो। उसके बाद ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस एंड सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है। दूसरी बात है, एक और बात है, ये बहुत कॉमन है, हर एक्ट में ये बोला जाता है कि मेंबर्स जो है वो इंक्रीज किए जाए। तो यहाँ पे भी बोला गया कि जो मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका नंबर आप इंक्रीज कीजिए, ठीक है। पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजेक्ट कर रहे हैं एट सेंटर, ठीक है। पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, व्हाट इज पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई वांट यू टू सी दिस। If you don't know, we are going to do it in polity, but I want you to see this, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है वो कंप्लीट उनके पास पावर होता टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट। तो आप देखिए कैबिनेट में जितने भी मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट का जो पावर है वो कंप्लीट पावर गवर्नर जनरल के पास है। समझिए आप किस लेवल की पावर है, राइट। कंप्लीट कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके पास कंप्लीट कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, रिजेक्ट कर दिया उन्होंने पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। गवर्नर जनरल जो है उनके पास कंप्लीट पावर होगी कि कैबिनेट में कौन से मेंबर्स होंगे उन्हें अपॉइंट करने की। कंप्लीट कंट्रोल ओवर हाई कोर्ट, यहाँ पे आप देखिए कि क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ नहीं है? मुझे बताओ आप, सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, राइट। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कंप्लीट उनका कंट्रोल होगा वो द हाई कोर्ट, राइट। कम्युनल इलेक्टोरेट्स रिकमेंडेड दैट सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स बी रिटेन, तो वो जो ऑब्वियसली कम्युनल इलेक्टोरेट्स आए थे सेपरेट, उसको रिटेन किया अंटिल कि हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो टेंशन है वो डाई डाउन जब तक नहीं होती तब तक आप सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स कंटिन्यू कीजिए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज देने को तैयार ही नहीं है। मतलब एक तरीके से यू कैन सी व्हाट काइंड ऑफ रिपोर्ट दिस इज, राइट।
उन्होंने एक्सेप्ट किया कि फेडरलिज्म तो है, फेडरलिज्म हमको लाना है, बट नॉट इन द नियर फ्यूचर, राइट? तो फेडरलिज्म करना है बट लेकिन नॉट इन द नियर फ्यूचर, राइट? एक कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया बनाएंगे जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, दोनों प्रिंसली स्टेट से भी होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से भी होंगे, वो बनाया जाएगा, देखा जाएगा। तो फेडरलिज्म लाएंगे बट नॉट इन द नियर फ्यूचर। कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया बनाएंगे जिसमें दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसेस के भी और प्रिंसली स्टेट्स के भी, ठीक है? NWFP जो है और बालूचिस्तान जो है, उनको लोकल लेजिस्लेचर देने की यहाँ पे बात हो रही है, NWFP और बालूचिस्तान, ठीक है? और इसलिए देने की बात हो रही है कि दे हैव द राइट टू बी रिप्रेजेंटेड एट द सेंटर। सिंध को बॉम्बे से सेपरेट कीजिए, ये उनका रिकमेंडेशन था। बर्मा को आप इंडिया से सेपरेट कीजिए, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो है इट्स नॉट नेचुरल पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, राइट? इंडियन आर्मी को इंडियनाइज कीजिए, ब्रिटिश फोर्सेस को रिटेन कीजिए, लेकिन इंडियन आर्मी में इंडियंस को ज़्यादा आप रिक्रूट कीजिए। तो साइमन कमीशन क्या क्या बोल रहा है? अबॉलिशन ऑफ डायरकी बोल रहा है। अब डायरकी कहाँ पे था? आप GOI 1919 एक्ट एक बार देखिए, वीडियो में है। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस है, ऑटोनॉमी है इन प्रोविंसेस। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्रीज कीजिए। डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर के पास इन मैटर्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। रिजेक्ट कर दिया उन्हें पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नर जनरल के पास कंप्लीट पावर है कि वो कैबिनेट के लोगों को, कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट करे। कंप्लीट कंट्रोल है GOI के पास ओवर हाई कोर्ट्स, बहुत बड़ी बात है। सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स जो है रिटेन होंगे, कंटिन्यू होंगे, जब तक कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में टेंशन्स डाई डाउन नहीं होती। क्या लगता है आपको कि ये रियल रीजन होगा? ये तो एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस तरीके की इनकी पॉलिसी थी, दे वर एक्चुअली डिवाइडिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे द टेंशंस वर इंक्रीजिंग, राइट? और यहाँ पे आप सेपरेशन ऑफ पावर को भी वायलेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद फेडरलिज्म है, उनको मान रहे हैं कि फेडरलिज्म करना है बट नॉट इन द नियर फ्यूचर, ठीक है? कंसल्टेटिव काउंसिल ऑफ ग्रेटर इंडिया बनाना है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे ब्रिटिश प्रोविंस के भी और प्रिंसली स्टेट्स के भी। NWFB जो है और बालूचिस्तान जो है, उन दोनों को लोकल लेजिस्लेचर देना है और दोनों के पास राइट है सेंटर में रिप्रेजेंट होने का। सिंध जो है उसको बॉम्बे से सेपरेट करना चाह रहे हैं और बर्मा को सेपरेट करना चाह रहे हैं इंडिया से, ठीक है? इंडियन आर्मी जो है उसको इंडियनाइज करने की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ जो है चीज़ें बोली साइमन कमीशन ने, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि बाय द टाइम द रिपोर्ट वाज आउट इट वाज नो लॉन्गर रेलिवेंट, बिकॉज बहुत सारे इवेंट्स हो चुके थे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुके थे, और इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं, वो एक्चुअली इतनी इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट रह नहीं गई थी। So that's it for Simon Commission. In the next video, we'll start with Nehru report. Till then, all the best.